हम लोगों ने जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था, उसका एग्जांपल भी देखा था जिसको मैक्सवेल प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें कंडीशन रखी गई थी कि आपके पास कॉइन है जिसको 60 टाइम्स टॉस किया जा रहा है और 60 टाइम्स को 6 स्लॉट में बांटा गया, यानी कि 10 टाइम्स एक स्लॉट में टॉस किया जा रहा है। मैं एक चीज आप लोगों को बताया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो जब हमें प्रॉब्लम दी गई मैक्स वन वाली कि 60 टाइम टॉस किया जा रहा है, 10 टाइम स्लॉट में बांटा जा रहा है इस तरीके से, तो फिनोटाइप था। और जब उसको हम लोगों ने बिट्स में दिखाया था यानी क्रोमोसोम्स में दिखाया था, तो वो जीनोटाइप में कन्वर्ट हो गया था, यानी फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो फिनोटाइप होता है रॉ सॉल्यूशन, मतलब रॉ आपको सॉल्यूशन दिया होता है कि 40 टाइम्स आपको कैल्स ले आना है, 60 टाइम टॉस करना है, तो ये आपका एक रॉ डेटा दिया होगा। फिर आपने उसको चेंज किया था क्रोमोसोम्स में, यानी 0101 के फॉर्म में, जिसमें भी आपने चेंज किया था 6 स्लॉट्स में, वो जीनोटाइप था। तो ये मेरे ख्याल से इसका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नैपसेक यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। देखिए दो ही तरह का प्रॉब्लम आता है जेनेटिक्स में, मैक्सवन और नैपसेक। मैक्सवन वाला भी पूछेगा तो आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा जैसे मैं बताया था। उसमें ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन जैसे मैं बताया था वैसे ही होगा, म्यूटेशंस में चेंज आप अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी नैपसेक प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। नैपसेक प्रॉब्लम सब लोग पहले पढ़े होंगे डा में, जिसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि एक चोर रहता है जिसको एक जगह से, एक ग्रीडी एल्गोरिथम, एक चोर रहता है जिसको एक जगह से कुछ सामान अपने नैपसैक में रखना रहता है। नैपसैक मतलब कि एक लिमिटेड कंटेनर उसके पास रहता है, बैग। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नैपसैक के की वैल्यू 12 केजी है, यानी कि कोई आदमी अगर इसमें से सामान उठाना चाहे, आपके पास 4 सामान है ए बी सी डी, और सबका वेट दिया हुआ है और सबकी वैल्यू दी हुई है। तो अगर नैपसैक किसी के पास लिमिटेड है तो किस तरीके से इसमें से सामान उठाएगा कि उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो उसमें एक फ्रैक्शनल भी था, फ्रैक्शनल तो हम लोग नहीं देखेंगे जिसमें फ्रैक्शंस का यूज करते थे, बट सिंपली यही है कि आपका वेट 12 केजी से एक्सीड नहीं करना चाहिए जब इसमें आप यहाँ पे आइटम्स रखें। 4 आइटम है, जैसे ए और बी रखेंगे तो 8 केजी हो रहा है, और डी रखेंगे तो 9 केजी, यानी ए बी डी को रखा जा सकता है एक साथ, जिसकी वैल्यू आएगी 12 + 5 + 7, इतनी इसकी वैल्यू आएगी। या फिर बी और सी को रखा जाता है, बी सी डी को रखा जा सकता है, ये 12 केजी हो रहा है। तो इस तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं ए बी डी की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी सी डी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, देयर आर 4 आइटम्स, ईच आइटम इज एसोसिएटेड विथ सम वेट डब्ल्यू एंड वैल्यू आइटम वी। यहाँ डॉलर्स में वैल्यू दी हुई है, रुपीज में नहीं। ठीक है, वही 4 आइटम्स हैं और हर आइटम के साथ कुछ वेट है और कुछ वैल्यू एसोसिएटेड। देयर इज ए knapsack case with limited capacity that can hold almost 12 kg। यानी आपके पास एक knapsack, एक बैग है जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जो केवल 12 केजी तक का वेट रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। प्रॉब्लम क्या, द प्रॉब्लम इज दैट विच आइटम शुड बी केप्ट इन द knapsack so as it will maximize knapsack value without breaking knapsack। यानी कि knapsack से ज्यादा उसमें वेट ना हो, उतना ही हो या उससे कम हो, इस तरह के आइटम कैसे रखेंगे कि knapsack में मैक्सिमम वैल्यूज मिल जाए। हमें वैल्यू से मतलब है, मतलब वैल्यूज हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। अगर 9 केजी में ज्यादा वैल्यू मिल रहा है एज कम्पेयर टू 12 केजी, तो हम 9 केजी रखें। लेकिन ध्यान रखना 12 केजी एक्सीड नहीं करेगा। अगर चारों आइटम आप रख देंगे knapsack में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों आइटम रखने पर 12 केजी एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है,
तो ये जो प्रॉब्लम दी हुई है ये आपकी जीनोटाइप यानी रॉ प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डिकोड एनकोड करते हैं किसमें, सॉरी ये फिनोटाइप है, इसको कन्वर्ट करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जिस तरीके से आप मैक्स वन प्रॉब्लम्स में 0110 एक क्रोमोसोम्स बना रहे थे, उस तरीके से इसमें भी हम इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं जीनोटाइप। अब देखिए कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो इनिशियल पॉपुलेशन ली गई है सबसे पहले। तो क्या था जेनेटिक एल्गोरिथम में, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन लेते थे। तो क्रोमोसोम एनकोडिंग देखिए कैसे दिया गया है कि ए बी सी डी चार जो है इसमें ब्लॉक्स बना लिए गए हैं। जैसे पिछली बार आपने मैक्स वन में बनाया था, वन के लिए आपने टेल्स रखा था, जीरो के लिए आपने हेड रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे चार ब्लॉक बना लिया गया है, और क्योंकि चार आइटम। अब यहाँ जीनोटाइप क्या दिया हुआ है, जीरो मीन्स जीरो रिप्रेजेंट एब्सेंट ऑफ आइटम इन नैपसैक एंड वन रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ आइटम इन नैपसैक। यानी जीरो दिखा रहा है कि आपके नैपसैक में वो आइटम नहीं रखा गया है, और वन दिखा रहा है कि वो आइटम रखा गया है। 4 बिट इज रिक्वेस्टेड टू रिप्रेजेंट क्रोमोसोम एनकोडिंग, यानी 4 बिट आपको रखा गया है क्रोमोसोम के रिप्रेजेंटिंग के लिए। हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको जीनोटाइप से फिनोटाइप में। यहाँ देखिए सेट स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है 2⁴, यानी 2⁴ का मतलब है टोटल 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 16 कॉम्बिनेशन एक साथ लेकर के चलें, ठीक है। हो सकता है कि आप, हो सकता है कि 4 या 5 पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तो 16 होगी, लेकिन आप 4-5 ले करके चलें कोई एट रैंडम। और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, ये तो इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हम फिटनेस वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम मेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ऑफ स्प्रिंग यानी कि क्रॉस ओवर करेंगे, उसके बाद हम म्यूटेशन करेंगे, देन आपकी नई पॉपुलेशन जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइप से जीनोटाइप में कन्वर्ट किया गया है। ये क्रोमोसोम्स वैल्यू C1 है 01100, C2 की 01011, C3 की 11011, C4 की 1111, यानी एट रैंडम 4 इंडिविजुअल्स को हमने ले लिया, इनका पॉपुलेशन बना दिया। इनिशियल पॉपुलेशन इज क्रिएटेड एंड क्रोमोसोम्स रैंडमली क्रिएटेड, क्रोमोसोम आपने रैंडमली क्रिएट कर लिया, यानी कि आपका पहला स्टेप इनिशियल पॉपुलेशन आपको मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैक्स वन में हम फिटनेस निकाल रहे थे, फिटनेस वैल्यू सभी क्रोमोसोम्स की। यहाँ भी फिटनेस वैल्यू ही नेक्स्ट स्टेप में निकाली गई है, आप देखेंगे। तो स्टेप 2 क्या है, फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन आप निकाल लें। हाँ, ये आप फिटनेस फंक्शन निकाल ले हैं, दिख रहा है सभी को। हाँ, next step is determine fitness function which is used to evaluate how good particular solution is. Let's take C2। इसमें C2 लिया हुआ, C1 जो है वो लगता है स्लाइड में छूट गया है। C1 है क्या, हाँ C1 है, C2 से स्टार्ट C1। लेट्स टेक C1 यानी पहला वाला, नीचे देखिए येलो कलर से दिखाया गया है यहाँ पे। तो C1 को आपने लिया है, रिप्रेजेंट दैट नैपसैक हैज प्रेजेंस ऑफ आइटम बी और सी, यानी बी और सी पे 1 है, यानी बी और सी आपके नैपसैक में आइटम प्रेजेंट है। एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड डी, ए और डी आइटम आपका एब्सेंट। अब नैपसैक वैल्यू निकाली जा रही है, तो बी की जो वैल्यू है यहाँ देखेंगे, ये वाला जो टेबल है, इसमें बी की वैल्यू जो है वो है आपकी $5, और सी की वैल्यू है $10। तो टोटल जो नैपसैक की वैल्यू आ रही है इसमें 15 आ रही है, और वेट ऑफ नैपसैक आ रहा है आपका 3 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 10 kg। ये 12 kg से कम है, यानी कि ये वाला जो क्रोमोसोम है वो एक्सेप्टेड है। यदि 12 kg से कम आएगा या उसके बराबर आएगा, तो आप उस क्रोमोसोम को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि नैपसैक की कैपेसिटी 12 kg तक है। ये देखिए नैपसैक 12 kg, एज 12 kg इज ग्रेटर देन 10 kg, सो C1 इज एक्सेप्टेड। तो पहला वाला क्रोमोसोम एक्सेप्टेड है। इसी तरीके से सेकंड वाले को सेम वे में किया गया है। देखिए सेकंड वाला क्रोमोसोम यहाँ चूज किया गया है, यहाँ C2 देखिए येलो कलर से दिखाया हुआ है।
Next step is to determine fitness function which is used to evaluate how good particular solution is. Let's take C2. C2 को लिया गया है, C2 में B और D पे 1 है, यानी B और D प्रेजेंट है नैपसैक में, और A और C पे 0 दिया गया, यानी A और C एब्सेंस है। वैल्यू निकाली गई है, B और D की वैल्यू यहाँ टेबल में देखेंगे, B की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 7 है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 12 आ रही है, और वेट ऑफ नैपसैक आ रहा है आपका 5 kg। ठीक है, यानी कि ये भी 12 kg से कम है, तो ये भी आपका एक्सेप्टेड है, यानी कि C2 भी आपका एक्सेप्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे C3 लिया गया है सेम तरीके से। C3 में क्या है, A, B और D में आपका आइटम लिया गया है नैपसैक में, A, B, D और प्रेजेंट है, और C जो है वो एब्सेंट है। तो इसमें जो वैल्यू ली गई है वो 15 आई है। ठीक है, और वेट ऑफ नैपसैक यहाँ पे 10 kg आया है, यानी कि C3 भी एक्सेप्टेड है। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे A, B और D के वेट को, तो 5 + 3 + 7, यहाँ पे आपका सॉरी 5 + 3 + यहाँ 2 है, ये गलत, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 2 होना चाहिए। 5 + 3 + 2 है, ये 10 kg आया, और वैल्यू आपकी 15 आई। अब नेक्स्ट हम लोग जो लेते हैं क्रोमोजोम, वो लेते हैं चौथा वाला जिसमें चारों 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चारों 1 लिया गया है, और इस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब चारों आइटम को हम नैपसैक में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वैल्यू तो 34 आ जा रही है सबसे ज्यादा, लेकिन जो वेट है वो 17 kg आ रही है, यानी 12 kg को क्रॉस कर जा रही है। इस वजह से हम डिस्कार्ड करते हैं, यानी C4 को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 ही कंसीडर करेंगे, C1, C2, C3। और अगर वैल्यू हम देखेंगे, वैल्यू देखने पे पता चलेगा कि C1 की वैल्यू थी 15 डॉलर, C2 की थी 12, और C3 की थी 15, यानी C1 और C3 की फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा, ये वैल्यू ही इसकी फिटनेस वैल्यू बता रही है, यानी C1 और C3 की फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा। यानी कि हमने 2 स्टेप कर लिया, इनिशियल पॉपुलेशन यानी क्रोमोजोम्स बना लिया, फिनोटाइप से जीनोटाइप, और हमने जो है फिटनेस वैल्यू सबकी निकाल ली। थर्ड प्रोसेस है सेलेक्ट मीट। देखिए कैसे सेलेक्ट किया गया है, फिटनेस वैल्यू को देखते हुए सेलेक्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है C1 और C3 को पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टेप 3 है सिलेक्शन। देखिए क्या, नेक्स्ट स्टेप टू कलेक्ट द फिल्टर इंडिविजुअल्स एंड वेक अप द नेक्स्ट जनरेशन क्रोमोजोम, यानी कि आप सिलेक्शन करके किसी 2 क्रोमोजोम्स का जिनकी फिटनेस वैल्यू अच्छी है, आप नए क्रोमोजोम्स को बनाने की कोशिश करेंगे, नए ऑफस्प्रिंग को बनाने की। तो बाय यूजिंग राउलिटी व्हील, ये देखिए ये बना हुआ है। ठीक है, राउलिटी व्हील पिछले वाले भी प्रॉब्लम में हम लोगों ने दिखाया था, इसमें भी दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पे C1 C2 थोड़ी सी गलती है क्या, C1 की वैल्यू 15, यानी टोटल जो आपकी वैल्यू थी, अगर चारों को सम करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी 51 थी। स्टेबल में अगर चारों को सम करेंगे, ये चारों की वैल्यू सम करेंगे तो ये 51 आएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे चारों क्रोमोजोम्स की वैल्यू अगर सम करेंगे तो 51 आएगी। जैसे देखिए C1 का आपका कितना आया था, C1 का आया था आपका 15, C2 का आया था 12, C3 का आया था आपका 15, और C4 का आया था आपका 34। इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू जो आएगी वो 51 आएगी। तो C1 में क्या था, 15 था आपका, 15/50, यानी टोटल रोटर वैल्यू में जो आपका सर्कल है उसमें क्या है, 51 वैल्यू है। 51 वैल्यू को हमने 3 में डिवाइड किया है, C1, C2 और C3 में, जो कि 15, 12 और यहाँ 24 लिखा हुआ। C3 की वैल्यू मेरे ख्याल से 24 नहीं आई थी, यहाँ कुछ मिस्टेक है, C3 की वैल्यू आई थी 15। चेक करेंगे, C3 की वैल्यू आई थी 15। ठीक है, रोटर व्हील में, सॉरी यहाँ 15 गलत लिखा हुआ, ये देखिए 12 + 10 + 5 24 आएगी,
यहाँ पे ये चीज 15 जो है ये गलत लिखा हुआ है। अगर आप सबको सम करेंगे ए बी और डी को, तो 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 7, ये वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 24 आना चाहिए। ये प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि C1 C2 C3 C4 में, ठीक है, C1 की वैल्यू आई थी 15, C2 की वैल्यू आई थी 12, C3 की वैल्यू आई है 24 और C4 की वैल्यू आई है जो भी वैल्यू आई है, बट C4 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो फिटनेस वैल्यू है वो C3 की है, क्योंकि 24 है यहाँ, ये 15 पे कंफ्यूज मत करिए। यानी कि फिटनेस वैल्यू हम चेक करें तो C3 की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद C1 की है, उसके बाद C2। तो क्रॉस ओवर के लिए आप फिटेस्ट को सबसे पहले लें। तो जब फिटेस्ट को सबसे पहले लेना होगा, देखिए यहाँ रोलिटी व्हील यूज किया गया है, जिसमें C3 को दिखाया गया है सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, C1 को C4 को इसलिए पॉसिबल नहीं अवेलेबल से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लिखा टोटल फिटनेस वैल्यू 3 प्लस 4 एरिया कवर कर C3 सेलेक्ट किया जाएगा मैटिंग के लिए। देखिए कराया गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 4 वाला? अब 3 स्टेप हो चुका है, इनिशियल पॉपुलेशन, फिटनेस और सेलेक्टिव, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है? क्रॉस ओवर किया जा रहा है C3 और C2 का। अब देखिए C3 C2 के क्रॉस ओवर में मैं जैसा बताया था, क्रॉस ओवर के लिए आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया, केवल लास्ट वाले 2 बिट का क्रॉस ओवर कराया है। आप चाहें तो 2 बिट को सेम रख करके लास्ट के 2 बिट का क्रॉस ओवर करा सकते हैं, या 1 बिट को सेम रख करके लास्ट के 3 बिट का क्रॉस ओवर कर सकते हैं। बस आपको ये प्रोसेस दिखाना है किस तरीके से होगा। देखिए C3 और C2 का यहाँ क्रॉस ओवर किया गया है। क्रॉस ओवर कैसे किया गया, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है नीचे कि शुरू के आपने क्या किया है, 3 बिट सेम रखे हैं C3 में और लास्ट वाले बिट को यहाँ पे रख देंगे, यानी इन दोनों बिट को इंटरचेंज कर देंगे लास्ट वाले बिट। तो जो नया ऑफ स्प्रिंग आया है वो आया है आपका OS1 से डिनोट किया गया है। इसमें देखिए 110 ये तो सेम है जो C3 में था, और जो नीचे वाली एक बिट थी वो ये 0 ऊपर आ गई। उसी तरीके से ऑफ स्प्रिंग 2 में देखिए शुरू के 3 बिट सेम है और लास्ट वाले को इंटरचेंज कर दिया। क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है OS1 विल रिप्लेस C3, ठीक है, C3 को रिप्लेस कर देगा OS1। OS2 विल रिप्लेस C1, OS2 जो है C1 को रिप्लेस कर देगा। क्रॉस ओवर के बाद C3 एंड C2 वुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर ऑफ स्प्रिंग, यानी C3 और C1 को हम क्या करेंगे, उसके ऑफ स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। यानी C3 C1 को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, और C3 and C2 do not go for the crossover, so will remain in the next generation। यानी नेक्स्ट जनरेशन में आप इसको रिमेन रखेंगे। आप चाहें तो क्रॉस ओवर इन दोनों का भी कर सकते हैं, बट फिटेस्ट वैल्यू इन लोग की सबसे ज्यादा नहीं, इस वजह से C3 और C1 को क्रॉस ओवर किया गया। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन में आपका OS1 जो नया पॉपुलेशन आएगा वो OS1, OS2, C3 और C2 आएगा, जो क्रोमोजोम्स की वैल्यू दी। तो क्रॉस ओवर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, देखिए म्यूटेशन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम से बताया गया है कि हो सकता है कि क्रॉस ओवर के बाद जो पॉपुलेशन मिले वहां पे आपको लगे कि हमारे सॉल्यूशन मिल गया, इंडिविजुअल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वहां तक लोकल मैक्सिमा होगा। जैसे एआई में आपने पता था कि प्रॉब्लम आती थी लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा में आपको ये लगेगा कि हमें सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन आपको जाना कहाँ पे, ग्लोबल मैक्सिमा, यानी सॉल्यूशन आपका यहाँ पे।
तो ग्लोबल मैक्सिमा पे जाने के लिए आपको कुछ म्यूटेशंस करने पड़े, चेंज करने पड़ेंगे। तो म्यूटेशंस इसमें किया नहीं, इसमें बस तरीका बताया कि म्यूटेशन करने का ये तरीका है कि जो क्रॉस ओवर के बाद आउटपुट आया आपका, उसमें किसी भी मतलब 4 क्रोमोजोम्स में से किसी 2 या 3 क्रोमोजोम्स के किसी एक बिट को इंटरचेंज करता है, सॉरी चेंज कर दीजिए। जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दीजिए, जहां 0 है वहां पे 1 कर दीजिए, जैसा हम मैक्स 1 प्रॉब्लम में करते थे। तो आपको फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो आपकी न्यू पॉपुलेशन, और वही प्रोसेस बार बार होता रहेगा। यानी आपको जो नए पॉपुलेशन मिलेंगे उसको आप C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश और C4 डैश से आप दिखा देंगे, और यही प्रोसेस आप दोबारा करेंगे। कुछ पूछना है इसमें या एक बार और बता दूं? अब कुछ पूछना है? अनुराग, नहीं पूछना? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ये यस सेम सर। प्रोसेस है मैक्स 1 किया था। मैक्स 1 कल देखे थे ना किस तरीके से हुआ था। मैक्स 1 जो बताया था उसी तरह सेम प्रोसेस से ही हुआ है ये भी। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो। ठीक है, ठीक है, मत करिए, कौन कर रहा है स्क्रीन पे, कुछ करिए नहीं आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन बताया गया था उसमें एक कंडीशन थी स्टॉपिंग क्राइटेरिया, यहाँ इसको हम टर्मिनेशन कंडीशन कहते हैं। कि इनिशियल पॉपुलेशन लिया, कैलकुलेट फिटनेस किया, सिलेक्शन किया, क्रॉसओवर किया, म्यूटेशन किया, आपको जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए अगर वो मिल गया है तो आप स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो ये स्टॉप यानी टर्मिनेशन क्राइटेरिया जो होता है, टर्मिनेशन कंडीशन, ये कब किया जाता है, किस कंडीशन में होता है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। इस टर्मिनेशन के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो ये देखिए कन्वर्जन टेस्ट कहते हैं या कन्वर्जन कंडीशन कहते हैं या टर्मिनेशन टेस्ट या टर्मिनेशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो तरीका होता है टर्मिनेट करने का वो है मैनुअल चेकिंग। यानी कि मैनुअली आप हर म्यूटेशन के बाद जो न्यू पॉपुलेशन निकली है उसमें आप चेक करते रहें कि आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिला है कि नहीं। बट मैनुअली चेकिंग में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। मैनुअली अगर आप चेक करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और मे क्रिएट एरर, मतलब आदमी से तो गलतियां होती रहती हैं, तो हो सकता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन ना मिले और मैनुअली चेकिंग में हम उसको सॉल्यूशन ऑप्टिमम दिखा दें। तो मैनुअली चेकिंग में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरा जो है एरर भी हो सकता है मैनुअल से। तो कन्वर्जन टेस्ट के लिए एक तरीका होता है मैनुअल चेकिंग का। नेक्स्ट तरीका है सॉल्यूशन फाउंड दैट स्टैटिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसका ये मतलब है कि आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख दी है कि जब भी हम नई पॉपुलेशन जनरेट करेंगे और उसमें से अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को छू रहा है या उससे ऊपर आ रहा है, फिर तो हम टर्मिनेट कर देंगे, अदरवाइज हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। फिटनेस वैल्यू, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन दोबारा करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू ना मिल जाए। ये सेकेंड आपका कंडीशन था। थर्ड कंडीशन देखिए लिखा है फिक्स्ड नंबर ऑफ जनरेशन। यानी कि
आपने क्या किया है कि इटरेशन को लिमिट कर दिया है, आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले या ना मिले, आपने कह दिया कि हम केवल 10 टाइम्स इटरेट करेंगे। लिखा है फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन एज नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीज गोइंग नियरर टू ग्लोबल ऑप्टिमा। यानी कि जैसे पहले इटरेशन में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, सेकेंड इटरेशन में और बेटर आपको ग्लोबल ऑप्टिमा मतलब कि सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ग्लोबल ऑप्टिमा पे आपका सॉल्यूशन है। तो थर्ड इटरेशन में और उसके करीब जाएगा, फोर्थ इटरेशन में और आप कहेंगे कि हम केवल 10 इटरेशन करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि 10th इटरेशन के बाद हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वहां पे कुछ मैनुअली चेक नहीं करना है, कुछ भी आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, आपको बस ये करना है कि 10 इटरेशन हो गया तो ठीक, यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन टर्मिनेशन। अब देखिए चौथी कंडीशन क्या दिया हुआ है। चौथी कंडीशन है वो दी हुई है बजट लिमिट रीच। यानी कि हो सकता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम ही हो ट्रेड करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम ना हो। जैसे आपके पास केवल 1 घंटे का समय हो किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि समय टाइम उसमें फिक्स कर देंगे कि इटरेशन विल डन ओनली अप टू 1 आवर। सॉल्यूशन आपको अगर आधे घंटे में मिल जाता है तो ठीक है, आप टर्मिनेट कर देंगे इटरेशन। लेकिन अगर 1 घंटे से ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉप कर देंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 घंटे तक जितने इटरेशन हुए हैं वही आपके फाइनल सॉल्यूशन, या फिर स्पेस रीच कर जाए, जो मेमोरी स्पेस है आपकी वो रीच कर जाए, उसके आगे आपके पास स्पेस ना बचे। तो टाइम एंड स्पेस अगर आपके पास लिमिटेड है तो इसे कहते हैं बजट लिमिट की। यानी कि टाइम अगर हो गया है तो फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन जो है वो सॉरी इटरेशन जो है वो स्टॉप कर देंगे। जो पॉपुलेशन आई होगी वहीं आपकी में से आपको कोई इंडिविजुअल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाए। फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ में भी इक्वेशन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वाले का ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका इनिशियल पॉपुलेशन है 1 के नीचे जो दिया हुआ, ठीक है। पहले इटरेशन में आपका 1 जो आया है इनिशियल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए सॉल्यूशन आपका यहाँ पे कहीं थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन जो है आपकी स्ट्रेट लाइन दी, तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन के करीब गए हैं। फिर दोबारा इटरेशन किए हैं तो सेकेंड इटरेशन में आप और करीब गए हैं। थर्ड इटरेशन किए हैं तो सेकंड वाले से ज्यादा बेहतर आया है पॉपुलेशन थर्ड इटरेशन का। फोर्थ इटरेशन किए हैं तो फोर्थ इटरेशन और बेटर आया है थर्ड इटरेशन। फिफ्थ इटरेशन किए तो आप देखें ऑलमोस्ट इक्वल टू द फोर्थ इटरेशन। सिक्स्थ इटरेशन करेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू द फिफ्थ इटरेशन, जो भी आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी आपकी पॉपुलेशन आएगी। तो बेटर ये है कि जब ये चीज रिपीट होने लगे, पॉपुलेशन करीब करीब रिपीट होने लगे, यानी सेम वैल्यूज आने लगे, सेम फिटनेस वैल्यू आने लगे, उसके बाद बेटर ये है कि एक बार रिपीट हुआ तो यहाँ स्टॉप कर दीजिए, आप इस इटरेशन के बाद स्टॉप कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है कि हम इटरेशन तभी तक करेंगे जब तक आपकी पॉपुलेशन की फिटनेस वैल्यू रिपीट न होने लगे। अगर रिपीट होने लगेगी वहां पे आप स्टॉप कर देंगे, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन आ रही है फिफ्थ इटरेशन के बाद वो फोर्थ से रिपीट करना शुरू कर। ये भी एक तरीका है। इसमें लिमिट ऑफ इटरेशन तो नहीं दिया है, बट ये दिया हुआ है कि हाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू पे अगर पहुंच गए हैं बार बार इटरेशन करने पे तो वहां पे आप स्टॉप कर देंगे। एक चीज और दिया है, ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ अबव कंडीशन कैन अप्लाई। यानी कि इन पांचों में से किसी दो को भी आप मिक्स करके हाइब्रिड करके अप्लाई कर सकते हैं। बजट भी मान लें और नंबर ऑफ सॉरी बजट को भी लेके चले और थ्रेशोल्ड वैल्यू भी, मैनुअली चेकिंग भी लेके चले, मिक्स फिक्स नंबर ऑफ जनरेशन भी लेके चले, या फिर बजट और फिक्स नंबर को भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो यही कहा हुआ है कि केवल एक कंडीशन नहीं टर्मिनेशन की, इन पांचों में से 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कुछ पूछना है इसमें से?